हाय गाइस, मेरा नाम है किशन कनौजिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं BRL 104 का यूनिट नंबर 1 मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव्स इन रिटेल। जब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट की, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि चीज़ों को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम बहुत सारे शब्दों को रोज़ाना सुनते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी शेड्यूल को प्लान करना या किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग अपने पूरे जीवन को इफेक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं। ओके, तो इस पूरे के पूरे यूनिट के अंदर हम लोग जानेंगे कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे किसी भी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें मैनेजमेंट नाम के टूल का इफेक्टिव यूज आना चाहिए, राइट? ओके, नाउ Sonu and all others, I would request everyone, if you have any query, please raise your hand and ask your query when I will allow. I will take a pause after every topic that I am teaching here, because as there are number of students and will be having a lot of queries regarding so many topics that I'll be teaching here. Okay, so let's manage this class first. Okay, while we are learning about the management, so if you have any query, just raise your hand and I will announce your name to ask the query. ठीक है, आपका नाम लिया जाएगा, मैं आपसे पूछूंगा, फिर आपको अपना सवाल पूछना है, राइट? चलिए, यस चिंटू प्लीज। 4 जी, जी, रिटेल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, जी, 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 ओके, लेट्स रिस्पेक्ट ऑल अदर्स टाइम। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। तो इस पूरे के पूरे यूनिट के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे भाई? मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कैसा है, और पूरे रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मान लेते हैं कल को आप कोई कंपनी शुरू करेंगे भाई, कोई बिजनेस शुरू करेंगे, कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा आप में से, उसको कोई वेंचर रन करना होगा, कैसे वो शुरू करेगा और कैसे उसे रन करेगा। तो बहुत सारे फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि आखिर किसी भी फर्म को मैनेज करने का प्रोसेस क्या होता है और एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए किन किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये सीखेंगे हाउ द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट कैन हेल्प इन योर प्रोफेशन। आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाएगा, इसका यूज़ हम इस पूरे यूनिट में सीखेंगे, राइट? पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। आखिर मैनेजमेंट है क्या? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने ऑर्गेनाइजेशन और लेवल्स की बात कर ली है, तो पहले बात कर लेते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन और लेवल क्या होता है। जैसे जब हम किसी भी रिटेल स्टोर के अंदर सामान खरीदने जाते हैं तो हम मैनेजर से नहीं मिलते, हम किससे मिलते हैं? एक सेल्स पर्सन से, राइट? या फिर सर्विस प्रोवाइडर से। तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, सेल्स ऑफिसर होता है, वो क्या है? हमारा लोअर लेवल या फिर थर्ड लेवल एम्प्लॉय है। फिर आता है सेकेंड लेवल, फिर आता है फर्स्ट लेवल। यहाँ पे जितने फ्रंट एंड फंक्शंस होते हैं, दुकान के अंदर कस्टमर से मिलने वाला, जिनको आप जाकर फेस कर सकते हैं, ये जो है लेवल 3 में लोग आते हैं। फिर मिडिल लेवल में अपर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऐसे मान लेते हैं, अपर मिडिल लोअर, अपर मिडिल लोअर। मिडिल लेवल में सारे मैनेजर्स और जो भी फंक्शंस परफॉर्म करवाने के लिए या फिर जो भी फंक्शंस को मैनेज करेंगे, जो आपसे टास्क करवाया जाना है इन सेल्स पर्सन के द्वारा या एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, उनको मैनेज करने के लिए लेवल 2 या फिर मिडिल लेवल में मैनेजर्स आते हैं, राइट? और अपर लेवल में कौन लोग आते हैं भाई? यहाँ पे आता है टॉप मैनेजमेंट। क्या आता है? टॉप मैनेजमेंट, राइट? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हिरार्की देखेंगे तो कंपनी का मालिक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके अंदर अलग अलग पोस्ट, फिर उनके अंदर अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस, जैसे मान लेते हैं प्लानिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग,
एग्जीक्यूशन, ये फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करेगा। अब इनके लिए ये काम कौन कौन लोग कर रहे हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं। सीईओ को कौन कौन रिपोर्ट कर रहा है? एवरीवन इज रिपोर्टिंग सीईओ, ठीक है, राइट। और इन लोगों को कौन रिपोर्ट कर रहा है? इनके नीचे वाले एम्प्लॉयज, राइट, ओके। ये हिरार्की और ज़्यादा गहरी और ज़्यादा वाइड हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नाउ इसीलिए ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कैसे यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को। पहले जान लेते हैं डेफिनेशन क्या है। मैनेजमेंट एक ऐसी बॉडी है सिस्टमेटिक नॉलेज की जिसमें प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, थ्योरी इस तरीके से डेवलप की गई हैं जिनको स्टडी और प्रैक्टिस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे उनके रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ किया जा सके। हमारे पास मान लेते हैं जब आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, मैं बिल्कुल बिजनेस शुरू करने गया हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि अगर मैं अपने घर से मात्र 5,000 रुपये से बिजनेस शुरू करना चाहूँ, 10,000 रुपये से शुरू करना चाहूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ ध्यान से देखिए, तो मैंने एक कैप लगा रखा है कि मेरे पास फंड्स कितने अवेलेबल है, सिर्फ 10,000। मैं कौन हूँ? मैं कोई व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई दूसरा रिसोर्स असेट नहीं है, हो सकता है कोई स्किल हो। अब मुझे वो स्किल और ये पैसे और एक अच्छी प्लानिंग एग्जीक्यूट करके इससे एक बिजनेस रन करना है, जिस पूरे तरीकों को यूज़ करके मैं इस 10,000 या 5,000 रुपये से अगला बिजनेस डेवलप करने वाला हूँ, इसी पूरे फंक्शन को मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है, राइट। अगर ये मैनेजमेंट हर एक स्टेप में अच्छा होता रहा तो मेरा बिजनेस लगातार ग्रो करता चला जाएगा। इस 10,000 रुपये में मुझे कितने रुपए का सामान खरीदना है, कितने होल्ड करके रखने हैं, मुझे कितनी मेहनत करनी है, मैं कितना समय दे सकता हूँ, क्या प्लान कर सकता हूँ, क्या ऑफर्स लेकर आ सकता हूँ और क्या बेच सकता हूँ, राइट। ये सारी चीज़ें मैं प्लान करूँगा क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है ना, मैं हूँ और ये 10,000 रुपये हैं और तो कोई एम्प्लॉय भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि इतने में कौन आएगा, मैं खुद भी नहीं काम कर पाऊंगा, राइट। समझ गए। सो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर सकें ताकि हम गोल्स को अचीव कर पाएं। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको 10,000 रुपये का फंड दिया जाए और उससे आपको बिजनेस डेवलप करना हो तो आप प्लान करेंगे कि 10,000 रुपये में क्या किया जा सकता है। क्या मैं गोलगप्पे की ठेली लगा लूँ? क्या मैं अपना ठेली, गाइज, कियोस्क सेंटर, कियोस्क जो है एक छोटा सा ओपन कर लूँ, राइट, है ना। कुछ तो ऐसा शुरू कर सकते हैं जो सिर्फ 10,000 रुपये में शुरू हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि पहले दिन ही 10,000 रुपये ख़त्म हो जाए। या फिर ऐसा करें, हम कोई जो है प्रोडक्ट खरीदते हैं, कस्टमर ढूंढते हैं, उनके लिए बिहाफ पे प्रोडक्ट खरीदते हैं, फिर उनको बेच देंगे, बीच में मार्जिन ले लेंगे। मैं इसको प्लान कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज करूँगा, फिर देखूंगा सबसे पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा लीड करूँगा ना बेसिकली। उसके बाद कहीं पर गड़बड़ हो गई मुझसे, मैंने ज़्यादा माल खरीद लिया, कम बिका, फिर अब मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा कि अगली बार से ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसे ज़्यादा नहीं हो, डूब जाऊंगा मैं। कर्जे में लोग क्यों आ जाते हैं बिजनेस के अंदर? क्योंकि वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते अपने फंक्शंस को, कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे करनी है। अगर वो इफेक्टिवली कंट्रोल करेंगे तो वो फंक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। नाउ तो सिंपलर वर्ड्स में अगर कहा जाए तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन विद एंड थॉरो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। बेसिकली पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो लाई करता है कि हम अपने पैसे को कैसे यूज़ कर रहे हैं, टाइम और इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कि हम क्या सामान खरीदें, क्या रखें और क्या बेचें, उससे कितना पैसा बना पाएंगे, ठीक है, राइट। नाउ अब अलग अलग स्कूल्स हैं, 4 ग्रुप्स बेस्ड ऑन वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट। अलग अलग टाइप के लोगों की सोच है मैनेजमेंट को लेकर। प्रोसेस स्कूल के लोग सोचते हैं, जो प्रोसेस से रिलेटेड बात करते हैं। ऐसे लोगों से जब पूछा गया कि भाई मैनेजमेंट क्या है, ऐसे लोग जो ह्यूमन रिलेशंस के बारे में ज़्यादा जानते हैं, उनसे जब पूछा गया मैनेजमेंट क्या है, ऐसे लोग जो डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा काम करते हैं, उनके पूल से, यानी कि उन सारे लोगों से, लाइक माइंडेड लोगों से पूछा गया मैनेजमेंट क्या है। और सिस्टम्स एंड कंटीजेंसी, यानी कि लगातार चीज़ें बदलती रहती है, उसके बिहाफ ऐसे सारे लोग जो लगातार इन सारी चीज़ों से डील करते हैं, उनसे पूछा गया। तो चारों लोगों ने जो डेफिनेशन है वो अलग अलग बताई अपने बिहाफ पर। लेकिन आप ध्यान देंगे कि इन सभी का जो क्रक्स है वो बिल्कुल सेम या सिमिलर सा निकल कर आएगा। पहला है प्रोसेस स्कूल।
प्रोसेस स्कूल लुक्स एट मैनेजमेंट एज अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। ये कहता है कि भाई जो अगर मान लेते हैं हमसे प्रोसेस वाले से पूछा जा रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, तो प्रोसेस वाला ये बताएगा कि अगर मेरा प्रोसेस अच्छे से चल रहा है तो सही से मैनेज किया गया है। अब ये प्रोसेस सही कैसे चल रहा है? अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर मैं भविष्य को फोरकास्ट कर लूं, भविष्यवाणी कर दूं। भविष्यवाणी कैसे करेंगे? पुराना डेटा लेंगे, उसके बिहाफ पे फोरकास्ट करेंगे। हर दिवाली में 1 लाख रुपए का माल बेचता हूं तो अगली दिवाली में भी लगभग 1 लाख रुपए का माल बेचूंगा। फोरकास्ट तो हो गया ना, राइट? मुझे समझ में आ गया, हर सर्दी में लोग जैकेट खरीदते हैं तो ये फोरकास्टिंग ही तो है कि अगले साल सर्दी में फिर जैकेट खरीदेंगे। बहुत सिंपल है। इसके बिहाफ पर प्लान करना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, कमांड देनी है, कोऑर्डिनेट करना है, और कहीं गड़बड़ हो तो कंट्रोल करना है। अगर ये सारी चीज़ें कर ले तो प्रोसेस स्कूल कहता है कि ऐसी सीरीज ऑफ फंक्शंस अगर एक साथ जोड़ दिए जाएं तो वो कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस को अचीव कर लेंगे। सर आप इतनी कठिन कठिन अंग्रेजी की शब्दावली यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हमने पहले ये फोरकास्ट कर लिया, देखिए बहुत सरल भाषा में मैंने आपको क्या बताया कि सर्दी फिर आएगी ना, हर साल सर्दी आती है, हर साल गर्मी आती है, हर साल बरसात होती है, तो छाता भी बिकेगा, जैकेट भी बिकेगी और एसी भी बिकेगा। अब आपको ये मौसम देखना है, उसके लिए फोरकास्टिंग, फिर उसके बिहाफ पर प्लान कि मैं कहाँ से खरीदूंगा, कहाँ पर रखूंगा और किसको बेचूंगा। ऑर्गेनाइज, कब कितना खरीदना है, किन लोगों को बेचना है, उनके साथ फॉलोअप कैसा रहेगा, सर्विसेज कैसे दी जाएंगी, कमांड, एग्जीक्यूशन। बेसिकली यहां से ऑर्गेनाइज के बाद हम एग्जीक्यूशन शुरू कर देंगे। अब पहले क्या फंक्शन परफॉर्म करूं? पहले लोगों को रीच आउट करूंगा। लोगों को रीच आउट करने के बाद जैसे मैं उनसे रीच आउट करूंगा तो लोग बोलेंगे सर हमें 1 एसी चाहिए, 2 एसी चाहिए, 4 एसी चाहिए, 5 एसी चाहिए, सर एसी चाहिए। अब मुझे गर्मी में मैं बेचना शुरू कर रहा हूँ। मार्च के बाद से मैंने लोगों को रीच आउट करना शुरू किया कि आपके एसी की सर्विस कर देता हूँ या फिर आपका एसी रिपेयर कर दूंगा। कमांड, उसके बाद कोऑर्डिनेट, कितने लोगों ने रिपेयर के लिए बोला, कितने लोगों ने चेंज करने के लिए बोला, कितने लोगों ने नया खरीदने के लिए बोला। इन सारे फंक्शंस को मुझे कोऑर्डिनेट करना है, इनका काम भी करना है और नए कस्टमर्स को भी ढूंढना है। जो आज तक मेरे कस्टमर्स नहीं थे उनके पास भी जाना है और साथ के साथ अलग अलग सेलर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है जो मुझे सेम माल अलग अलग दाम पर, अलग अलग लोकेशंस पर, अलग अलग सर्विसेज के साथ डिलीवर करेंगे। राइट, यही है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अलग अलग लोग मेरे पास काम भी तो करेंगे ना। 4 लोग काम करे, 2 रिपेयर के लिए गया, 1 मेंटेनेंस के लिए गया, 1 नया इंस्टॉल करने के लिए गया है। अगर इनमें से किसी के साथ भी गड़बड़ होती है, हमने पता लगा कि भाई 20 एसी खरीदे थे और वो एक ही हफ्ते में बिक गए, अगले हफ्ते में फिर से कस्टमर आ रहा है हमारे पास और बोल रहा है कि माल चाहिए, हमने बोला जी खत्म हो गया, अब क्या करें? अब हमारा लॉस हो रहा है ना, ये है ना, राइट? हमने अगर ज़्यादा खरीदा होता तो ज़्यादा बेच पाते। कंट्रोल करना, अगली बार से ऐसी गलती नहीं करनी है, ये है कंट्रोल फंक्शन। मान लेते हैं ज़्यादा ले आते, फिर भी फंस जाते, 20 ले आते, 10 बिकते तो 10 रखे रह जाते। समझ गए? तो कंट्रोल फंक्शन किसी भी फंक्शन, किसी भी चेंज में, लाइक किसी भी प्रोसेस में जो भी डेविएशन आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब मैं यहाँ पर चेंज जो है बोल रहा हूँ, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। आपने हमेशा सोचा है कि कंट्रोल किसी भी चीज़ को तब करना पड़ता है जब वो नेगेटिव हो जाए। सोचो आपके स्टोर की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अब भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल कैप्चर कर लें, तभी तो मज़ा आएगा ना, राइट? दिस इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल। इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। अगला 1-2 यूनिट है जिसके अंदर हम चौथे यूनिट तक कंट्रोल के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। पूरी पूरी की पूरी यूनिट है कंट्रोल फंक्शन के ऊपर। ह्यूमन रिलेशन स्कूल बोलता है कि मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली एक सोशल सिस्टम है। मैनेजमेंट क्या है? अभी देखो प्रोसेस वालों से पूछा तो उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, हर एक स्टेप को अच्छे से परफॉर्म करोगे तो बढ़िया से मैनेज कर पाओगे चीज़ों को। आप मुझे ये बताओ, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट में पहुँचे हैं, इस पूरे सेशन के 20 मिनट में पहुँचे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्या आप लोग ये सारी जानकारी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे सीखते? यकीन मानिए आपको सिर्फ इस 20 मिनट की जानकारी को लेने के लिए 3 महीने से 6 महीना लग जाता। सच बता रहा हूँ। आप किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ जाइए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, कलीग से बात कीजिए और नोट कीजिएगा, आप अपना पूरा सिलेबस देखिए। आप इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि दिस इज़ फ्रॉम इग्नू।
आप इसके बाद अगर मास्टर्स करेंगे तो उसमें 4-5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करेंगे। सोचिए, एमबीए अगर करेंगे तो आप वहाँ पे कोई भी एडमिशन 2-4 लाख रुपए से कम होगा ही नहीं। अगर आपने उसका फाउंडेशन यहाँ कर लिया तो आप अपना एमबीए बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अगर आपको आगे पढ़ना है तो। इफ़ यू आर जस्ट वर्किंग समवेयर या फिर आपको कोर्स करेक्शन करना है नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर, तो फिर आपका इंडिविजुअल डिसीजन अलग अलग स्टूडेंट्स का हो सकता है। लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट में इसी में ही मास्टर्स करना है, पीएचडी करनी है, रिसर्च करना है आगे, ध्यान दीजिए, हर एक इन्फॉर्मेशन जो आपको किताब में पढ़ाई जाती है ना, वो कई सालों की मेहनत किसी ने लिखी है किताब में, इसकी वजह से आपको मिल रही है। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी है, उसके लिए 2 लाइन का रूल निकाल कर लेकर आ गए। कोई बहुत बड़ा रिसर्चर 3-3, 4-4, 5-5 साल रिसर्च करता है और क्या पता लगाता है कि हमने एक नया पार्टिकल खोजा है, हमने एक नया प्रोसेस खोजा है। हम ऐसे हज़ारों प्रोसेस पूरी किताब में पढ़ते हैं, उनको उतनी वैल्यू नहीं देते। हर एक व्यक्ति ने 1-1, 2-2 प्रोसेस ढूंढे अपने पूरे जीवन में। सोचो हर एक प्रोसेस को ढूंढने का प्रोसेस क्या रहा होगा, राइट? कि ये टास्क इस तरीके से किया जाता है। यस कुलदीप, यू हैव एनी क्वेरी? Kuldeep, you have raised your hand if you have any query. And any other student who have any query? Manav, Harsh, Harkit, Farooq, Divya, Chintu, Chandan. Are you guys getting it? Everyone? Nitesh, Ruchi, Shriya, Umar, Vinod, Vishal, Walia. Sounds great. जी 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 ओके आप देखिए कि जब भी हम किसी भी जानकारी के बारे में बात करें, बुक में ना बहुत छोटा लिखा हुआ है, किसी ने बहुत एक्सपीरियंस के साथ लिखा है, इसीलिए डू नॉट अंडर एस्टिमेट, जस्ट रीड द बुक्स। बहुत मज़ा आएगा, आप अपने मास्टर्स में याद करेंगे कि किसी ने बहुत बढ़िया पढ़ा दिया था, यहाँ तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप इन तीनों साल आप कैसे भी बिता सकते हैं, मज़े करके बिता सकते हैं, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस से एडमिशन लिया है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। पर जब आप पढ़कर जाएंगे ना तो आप अलग नज़र आएंगे। आप इंटरव्यू देकर आएंगे ना बाकी लोगों के साथ, तो आप सच में अलग नज़र आएंगे और आप अपने आप में कॉन्फिडेंस भी फील करेंगे और आप दूसरी रिसर्च भी उसी के बिहाफ पे कर पाएंगे कि मैं कहाँ बेस्ट फिट बैठती हूँ या बैठता हूँ, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स। अगला स्कूल मैनेजमेंट को ये बताता है कि ये एक सोशल सिस्टम है। मैनेजमेंट का मतलब है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों को मैनेज किया जा रहा है। अरे लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों को ही मैनेज किया जा रहा है, तो एक सोशल सिस्टम हुआ ना। यस, ये स्कूल यानी कि ऐसे लोगों का पूल जो ह्यूमन रिलेशन में डील करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक सोशल सिस्टम है, राइट? नाउ इन सिंपल वर्ड्स इट परसीव्स मैनेजमेंट एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। एचआर वाले लोग कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोगों को अच्छे से डेवलप कर सकें, उनको एकदम बीज से एक पेड़ बना सकें। हाँ, बहुत सारी चीज़ें सिखाकर नए नए प्रोसेस में उनको ऐड किया जा सके विद द हेल्प ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस, राइट? तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग? अच्छा मैनेजमेंट कहेंगे, राइट? अगला जो स्कूल है यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल जो डिसीजन मेकिंग में एक साथ आते हैं, ये कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मैनेजमेंट एक सही डिसीजन पर पहुंच सके। सही डिसीजन जब लिया गया तो उसका मतलब है कि अच्छा मैनेजमेंट रहा होगा, राइट? ओके, नाउ सो द एडवोकेटर ऑफ दिस स्कूल लुक्स एट एनफोर्सिंग द मैनेजर्स विद द राइट अमाउंट ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ओके, चलिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि उसने कितने सही और कितने गलत डिसीजन लिए। हाँ, अगर इनमें से जो डिफरेंस है, अगर वो 1:90 का भी है और सिर्फ एक सही डिसीजन हो गया, तो मज़ेदार बात हो जाती है कई बार।
हज़ारों फेलियर्स के बाद एक सक्सेस जब मिलती है तो वो उन सारे फेलियर्स को कवर कर देती है। तो डिसीजन स्कूल ये कहता है कि एक बढ़िया डिसीजन बनाने वाले इफेक्टिव मैनेजर को ही अगर मैनेज कर रहे हैं हम लोग तो सही डिसीजन उससे निकल कर आता है। चीज़ें अगर सही से मैनेज की जाएंगी तो डिसीजन सही से निकल कर आएगा। सिस्टम एंड कंटीजेंसी, ये किसी भी चीज़ को नहीं मानते, ये बहुत बुरे लोग हैं। ये कहते हैं मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट मतलब ये मानते तो हैं लेकिन ये कहते हैं कि मैनेजमेंट बेसिकली बार बार बदल जाता है। अगर आज मैंने पढ़ाया कि लोगों को कैसे मैनेज करना है तो 2 साल बाद बदल जाएगा, क्योंकि लोगों की वैल्यू, लोगों के बिलीव्स, लोगों की एक्सपेक्टेशन हर समय बदलती रहती है। मार्केट बदलता है, लोग बदलते हैं और सब कुछ बदल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड एज डायनेमिक सिस्टम्स, बदलते हुए सिस्टम हैं जो बार बार बदल जाते हैं। कभी उनकी पॉलिसी कुछ थी, कभी उनकी पॉलिसी कुछ है, कभी वो कुछ और सोच रहे थे, अभी वो कुछ और सोच रहे हैं। तो हमें इन सारे के सारे डायनेमिक सिस्टम्स के अंदर इफेक्टिव मैनेज करके बेस्ट रिजल्ट्स निकालने होते हैं, तभी अच्छा मैनेजमेंट किया जा रहा है। राइट, ओके। सिस्टम एंड कंटीजेंसी, ऐसे लोग जो सिस्टम एंड कंटीजेंसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, सिंगल तरीका नहीं है कि आपने उस तरीके को चूज कर लिया और आप बेस्ट रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई भी तरीका अभी तक इजाद नहीं हुआ है कि सीधा आप एक डिसीजन लें और बेस्ट डिसीजन पे पहुंच जाएंगे। राइट, दिस इज वेरी 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 टफ। सो मैनेजर्स should design organizations, define goals and formulate policies and strategies in accordance with the prevailing environmental conditions. Okay, now so these are 4 different schools that tells about the management in different perspective. Yes, please Amrita. System school and contingency school, ऐसे लोग जो किसी पर्टिकुलर सिस्टम का पार्ट होते हैं, उन सारे लोगों की जो थॉट प्रोसेस है उसको हम लोग एक स्कूल में ऐड कर दे रहे हैं। स्कूल में यानी कि स्कूल इज अ पूल ऑफ पीपल। ओके, राइट, यू कैन से दैट। राइट, अब कंटीजेंसी में क्या है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो बाद में कभी हो सकती है, जो लोग रिस्क मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग जो सिस्टम्स और रिस्क के साथ डील कर रहे हैं उनको सिस्टम एंड कंटीजेंसी बोला जाता है। तो जो लोग रिस्क के साथ बार बार डील कर रहे हैं उनको पता है कि कोई भी सिस्टम ऐसे हमेशा स्टेबल नहीं है, वरना किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं करना पड़ता। अगर सब कुछ स्टेबल होता तो मुझे पता होगा कि ये तो होगा ही, ठीक है, सब कुछ तय हो जाता फिर। लेकिन यहाँ तो कुछ भी कभी भी बदल सकता है ना। किसने सोचा था कोविड 2 साल चलेगा, है ना? किसने सोचा था कि बिग बाजार जैसी कंपनी बिक जाएगी जो प्रॉफिट में है? किसने सोचा था कि बाकी सभी टेलीकॉम कंपनीज घुटने टेक देंगी सिर्फ एक जाइंट के आगे, है ना? राइट, तो सिस्टम एंड कंटीजेंसी के स्कूल यानी ऐसे लोग जो रिस्क प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व होते हैं या सिस्टम्स के साथ डील कर रहे होते हैं जो लगातार बदलता है, उनको सिस्टम एंड कंटीजेंसी पूल में डाल दिया जाता है। पूल का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब कई बार हम एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इसको सिनोनिमसली यूज़ कर लेते हैं और हम ये बिलीव भी करते हैं कि बात ठीक है, सही तो है, लगभग सेम जो है सेम फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में। राइट, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एंटरप्राइज, बेस्ड ऑन मैनेजरियल लेवल्स एंड यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के जो है लेवल्स दिख जाएंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के, और आपको दिख जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच का गैप। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल से अपर लेवल मैनेजमेंट की ओर जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर बढ़ती चली जाती है, यानी कि प्लान करने की। आप सिंपल शब्दों में याद रखो, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? प्लान करता है। मैनेजमेंट क्या करता है? एग्जीक्यूट करवाता है। करता नहीं है, हाँ चलो करता भी मान लो आप, अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, हम इसको बहुत इफेक्टिवली पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करता है? एग्जीक्यूशन करवाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? प्लान करता है। राइट, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में नीचे लेवल पर आते चले जाएंगे
यहाँ पर आपको लोगों को और प्रोसेसेस को मैनेज करना पड़ेगा, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम मैनेजमेंट बढ़ता चला जाता है एंड बॉटम टू टॉप एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ता चला जाता है, राइट। ओके, है ना। चलिए, अब जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की तो आप देखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक, सॉरी मैनेजिंग डायरेक्टर्स तक, ये सब लोग किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाने में काम कर रहे हैं, प्रोसेसेस को मैनेज कर रहे हैं, लोगों को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, बेसिकली सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीएफओज, सीओ, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग प्लान करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, प्लान करते हैं कब कौन सी चीज़ होनी चाहिए। ये किसका फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन का। पर सर जो लोग मैनेज करते हैं वो प्लान नहीं करते क्या? अरे करते तो हैं, देखो तो सही, लोअर लेवल पर कम प्लान कर रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है ये ज़्यादा प्लान करते चले जा रहे हैं, और एक लेवल ऐसा आ रहा है जहाँ पे ज़्यादा प्लान हो रहा है और कम, बहुत कम मैनेजमेंट हो रहा है, राइट। एंड वाइस वर्सा, इस तरफ आप देख लीजिए, ठीक है, राइट नाउ। तो अब आप ये सोचिए कि आपको एग्जीक्यूशन में जाना है या प्लानिंग में जाना है। आप करियर गाइडेंस भी यहाँ से ले सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है या आर्ट है, एक विज्ञान या कला, ठीक है। ये बहुत समय से ये बात चलती चली आ रही है कि जो मैनेजमेंट है ना, वो या तो आप इसे आर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं या फिर साइंस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। आप लोग क्या मानते हैं अगर आप लोगों से पूछा जाए तो? आकांक्षा, अमृता, अंकित, चंदन, यस एवरीवन, विशाल, रुचि, पर्सना, यस यस, ओके। मैनेजमेंट को फारूक ने बोला कि ये साइंस है, यस अमृता, नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, इन अ आर्टिस्टिक मैनर। ओके, तो राइट वे कौन सा वाला, साइंस के हिसाब से राइट वे या आर्ट के हिसाब से राइट वे? ओके, आप मानते हैं कि जो है मैनेजमेंट एक कला है, सब नहीं कर सकते। हाँ, यस, ठीक है, यस विशाल। ओके, हाँ, यस अमृता। थेरी, टेक एंड प्रिंसिपल्स। ओके, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा आर्ग्यू किया गाइस, और अपने अपने पक्ष को बचा कर रखा। जो भी लोग सिर्फ और सिर्फ आर्ट की तरफ हैं और सिर्फ साइंस की तरफ हैं, थोड़ा सा हम अपने आप को ट्विक करें और सोचें कि अगर साइंस और आर्ट दोनों मिल जाएं तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। साइंस और आर्ट दोनों भाई, दोनों मिल गए तो हो गई तबाही। तो अब ये दोनों मिलकर तबाही कर देते हैं, तबाही यानी कि बेस्ट मैनेजमेंट लेकर आते हैं। क्या करके लेकर आते हैं, बेस्ट मैनेजमेंट। तो साइंस इज अ कॉम्बिनेशन, सॉरी मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस। हम साइंटिफिक प्रोसेसेस को आर्टिस्टिक मैनर में यूज करते हैं जिससे बेस्ट रिजल्ट हमें निकल कर आए, है ना। कितनी मजेदार चीज है, यानी कि हम स्किल्स, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का यूज तो कर रहे हैं, बट विद द प्रूवन थेरीज, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स, राइट। और जहां जहां जरूरत है वहां तो अपना आर्टिस्टिक दिमाग तो लगा ही लेंगे। इसीलिए ज़्यादा अच्छे से क्या काम करेगा कि दिस इज द मिक्सचर ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट। ओके, सो मैनेजमेंट थ्योरी एक बढ़िया ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है कि ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए किन किन बदलती हुई चीज़ों को हमें बार बार सीखने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब ये बार बार आता कैसे है? 18th सेंचुरी के आसपास जब
Disclaimer guys, this information is only for the purpose of study. Now, उस समय जब गुलामों को लेकर आया जाता था तो उनसे कुछ भी करवाते थे, मतलब जिसको काम नहीं आता जो उससे भी कोड़े मार मार कर वो काम करवा रहे हैं। पर अगर हम लोगों को डिवाइड कर दें उनके एक्सपर्टीज के बिहाफ पर तो उनका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कम लोग अब ज़्यादा काम कर पाएंगे। यही फंक्शन था जिसको फ्रेडरिक विंसलो टाइलर और बाकी लोगों ने भी उस समय नोटिस किया और अलग अलग थेरीज लेकर आए वो लोग, राइट, है ना। चलिए, नाउ सो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट। ये सो इन सिंपल टर्म्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन थेरी इज साइंस, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक आर्ट है। यस, नाउ लेट्स मूव टू द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। ओके, हम ये कैसे पता लगाएंगे भाई कोई भी चीज़ जो है मैनेजमेंट वहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हमें दिख रहा है कि कुछ फीचर्स अगर हैं तो वो मैनेजमेंट है। कैसे पता लगाएंगे कि क्या मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट यूनिवर्सलिटी पे काम करता है, यानी कि पूरे यूनिवर्स में मैनेजमेंट मिलेगा आपको। अगर मेरी बॉडी में, मेरे इस मानव शरीर में, इस ह्यूमन बॉडी में एक सेल फंक्शन करना बंद कर दे या बहुत ख़राब तरीके से फंक्शन करे और वो डीएनए स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाए तो जो है ये पूरा शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। आर यू गाइस गेटिंग इट? है ना। कैंसर सेल कैसे बनते हैं? वो मल्टीप्लाई करने की पावर भूल जाते हैं, उन पर कैप लगता ही नहीं है, बनती चली जाती है, बनती चली जाती है, बनती चली जाती है। इसी को तो बोलते हैं कैंसर, राइट। आप ये सोचिए, सिर्फ एक सिंगल सेल का डीएनए स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जानलेवा बीमारी। सिंगल, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारे पास और सबका अलग अलग फंक्शन है। कॉम्बाइन करके उनका और ऐसे अलग फंक्शन बनता चला जा रहा है और हम देख रहे हैं कि हम एक सिंगल पर्सन है। पूरे यूनिवर्स में अगर कोई तारा, कोई जो है प्लैनेट अपना मोशन कुछ जो है सेकंड से चेंज कर ले, कुछ मिनट से चेंज कर ले, तो पूरा यूनिवर्स ख़त्म हो सकता है। या फिर जहाँ पे लाइफ है वो लाइफ पूरे के पूरे प्लैनेट की जा सकती है, बत्ती गुल। समझ गए? यानी कि मैनेजमेंट क्या है, सिर्फ आपके पास नहीं लग रहा है, सब जगह लग रहा है, जहाँ देख सकते हो। मेरे इस पूरे लैपटॉप में आप देख रहे हैं कि इसमें चिपसेट है, फैन है, कीबोर्ड है, माउस है, स्क्रीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई एक चीज़ काम खराब करेगी तो बाकी सारा काम खराब हो सकता है। यस और नो? तो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फिनोमेना है इन द सेंस दैट इट इज़ अ कॉमन एंड एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल एंटरप्राइजेस। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी जॉब करेंगे, आपको मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। ये एक सोशल प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन विद एंड थ्रू पीपल। लोगों के साथ और लोगों के द्वारा जब आप काम करा सकते हैं तो इसका मतलब आप बढ़िया से मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट, इट मीन्स दैट मैनेजमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल एंड रिलेशन। हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। सर अभी तो आपने प्लैनेट के बारे में बात किया था। अरे भाई वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होने की वजह से मैंने वो एग्जांपल दिया। यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के द्वारा तो कुछ मैनेज होगा नहीं, लोगों के बिना तो कुछ मैनेज होगा नहीं। ये इनटेंजिबल है। आपने कभी मैनेजमेंट को अपनी गली से गुजरते हुए देखा है? रात के अंधेरे में आसमान में चमकता हुआ मैनेजमेंट दिखा आपको? नहीं। यानी कि ये इनटेंजिबल है, आप इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर हाँ इसका इफेक्ट आपको रिजल्ट्स में दिखेगा। अगर आपने पूरे साल पढ़ा है तो एग्ज़ाम में बढ़िया रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे क्योंकि मैनेज हो जाएगी चीज़ें। लेकिन अगर नहीं पढ़ा, एग्ज़ाम के 2 महीने पढ़ा है, एग्ज़ाम से पहले 1 महीना 2 महीना पहले आपने पढ़ा, फिर भी आप देखेंगे ये कुछ तो रिजल्ट आ ही जाएगा, राइट। सो द ओनली रिजल्ट of process can be seen in terms of sales, profit, satisfaction of employees or stakeholders and so on. आपको सिर्फ रिजल्ट में दिखेगा। कभी आप किसी स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन या किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं क्या बढ़िया मैनेजमेंट है यार, साफ सफाई एकदम टॉप नॉच, लोग वेल ड्रेस्ड, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। हम ये नहीं बोल रहे वो एम्प्लॉय कितना अच्छा है या ये फर्श कितनी अच्छी है, दीवारें कितनी, नहीं नहीं नहीं, मैनेजमेंट कितना अच्छा है। हम नहीं जानते किसने किया है वो मैनेजमेंट, हम नहीं जानते कि कौन सी बॉडी ने किया है, किस लेवल ने किया है, किन लोगों ने किया है, बट हम क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट कितना अच्छा है, क्योंकि इट कैन बी सीन,
इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, सेटिस्फेक्शन एंड सेल्स। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज जो है हरकित ने आज मैनेज कर लिया और हरकित सोच रहा है कि बस सर अब तो मज़ा ही आ गया, है ना मानव, अब तो बस मज़ा ही आ गया, इसके बाद तो कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें लगातार मैनेज होते ही रहेंगी। यस अमृता। स्टेक होल्डर्स, एनी पर्सन हु इज कनेक्टेड विद द बिजनेस। मान लेते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट, पार्ले जी बन रहा है, पार्ले जी, आपने पार्ले जी खाया है अमृता? अब पार्ले जी में जो कंपनी है, पार्ले एग्रो या एग्रो ऐसे करके कुछ नाम है उनका, राइट, उन उस कंपनी से लेकर मेरे पास तक आते हुए प्रोडक्ट के बीच में जितने सारे लोग इस पार्ले जी से जुड़े हुए हैं, मतलब जो ठेले वाला है, जो स्टोर मैनेजर है, जो डार्क स्टोर मैनेजर है, जो सप्लाई चेन के अंदर लोग काम कर रहे हैं, दीज ऑल आर स्टेक होल्डर ऑफ दैट सिंगल वन प्रोडक्ट। ओके, राइट अमृता? यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़े हुए सारे लोगों को स्टेक होल्डर्स कहेंगे। गेटिंग इट? बहुत बढ़िया। यस विशाल, यू हैव एनी क्वेरी? दर्द करेगा यार ऐसे हैंड्स डाउन यार, नहीं जी प्लीज। जी हम्म हम्म। अरे भैया इन्फ्लेशन है ना यार, दाम जो है रुपया का जो है अब कम हो गया है, इसकी वजह से अब वो कस्टमर तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि आप दुकान पे 5 रुपए लेकर जाते, बोलते पार्ले जी दे दो, उसने बोला 7 रुपए का आप लेना बंद कर दोगे, तो कंपनी ने जुगाड़ निकाला, कंपनी ने जुगाड़ निकाला कि दाम तो नहीं बढ़ा सकते, माल कम कर देते हैं। ठीक, इस फिन वो लेगा नहीं ना कस्टमर यार, वो कस्टमर लेगा नहीं ना, मैं तो पार्ले जी खरीदने जाता हूँ, अगर पार्ले जी में कमी होगी तब मैं शिफ्ट करूंगा, मुझे तो आज भी मिल रहा है ना 5 रुपए का पार्ले जी, वो लॉयल्टी की वजह से नहीं जा रहा कस्टमर। ठीक है, और लॉयल्टी श्रिंकफ्लेशन की वजह से बनी हुई है, और श्रिंकफ्लेशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रुपीज की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस अमृता? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस को तो सेम रखते हैं लेकिन क्वांटिटी कम कर देते हैं या फिर क्वालिटी कम कर देते हैं, जिससे हमारा जो इनपुट है वो उतना ही लगे जितना आउटपुट निकल रहा है। पता लगा आउटपुट हमारा कम होता चला जा रहा है और हम इनपुट पहले जितना ही दिए चले जा रहे हैं। तो रेशियो को हमेशा मेंटेन करने के लिए हम इनपुट को कम करते हैं, अब वो किसी भी टर्म में हो। ठीक है, राइट नाउ गाइस कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक के बाहर से थोड़ा 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 कम जाए, क्योंकि पूरा यूनिट मैं जल्दी से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा ही यूनिट और हो पाएगा। आइए बात करते हैं इंटेंजिबल। आपने देखा कि मैनेजमेंट तो नहीं दिख रहा है, यानी कि ये मैनेजमेंट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट इट कैन बी सीन in terms of sales, profit and satisfaction. Now let's move to the continuous process. मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार करना ही पड़ेगा, है ना आकांक्षा, चंदन, राइट? आज किया है तो ये नहीं कि आज मैनेज कर लिया तो कल भी चलता रहेगा। ओके, अच्छा एक और बात कि ये एक कंपोजिट प्रोसेस है। सर कंपोजिट का मतलब बिना प्लान के मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, बिना प्लान के मेरे को पता लग रहा है कि सर्दी आने वाली है और मुझे जैकेट बेचने हैं, तो क्या मैं जाके 1000 जैकेट पीसेस खरीद लाऊं? बहुत ख़राब बात हो जाएगी, मैं बर्बाद हो सकता हूँ और मैं माला माल भी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन कुछ भी तय नहीं रहेगा क्योंकि मैंने कंपोजिट प्रोसेस को यूज़ नहीं किया।
यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्टेप वाइज सारे फंक्शंस को इफेक्टिवली यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं, तब जाके एक अच्छा मैनेजमेंट होता है। यानी कि मैनेजमेंट के मैं सारे फंक्शंस को जब परफॉर्म करूंगा तभी वो मैनेज होगा, वरना वो मैनेज नहीं होगा। Although management functions can be studied and learned separately, but they cannot be implemented independent of each other. मतलब मैं सिर्फ कंट्रोल नहीं कर सकता किसी चीज को। कंट्रोल किसे करूंगा जब मेरे पास कुछ है ही नहीं एग्जीक्यूट, जो मैंने किया ही नहीं हुआ है, ना तो उसमें कमी आई ना तो उसमें बढ़ावट हुई, कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं कंट्रोल क्या करूंगा? या फिर मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता बिना प्लानिंग के। नहीं, बिना एक प्रोसेस के दूसरा प्रोसेस नहीं कर सकते यार। बिना भविष्यवाणी किए मैं प्लान करूंगा तो मेरा प्लान फेल होने के चांस बढ़ जाएंगे। प्लान करने के बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करूंगा, सीधा कमांड दे दूंगा कि चलो एग्जीक्यूट कर दो, तो मेरा एग्जीक्यूशन खराब हो सकता है। और एग्जीक्यूट कर देने के बाद मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूं तो मैं कहीं भी जा सकता हूं, बहुत अमीर या बहुत गरीब। यस और नो? यानी कि पूरा सीरीज में फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेगा। यानी कि प्रोसेस स्कूल की बात माननी पड़ेगी कि ये एक प्रोसेस है जिसको लगातार फॉलो करोगे तो भैया फुल सक्सेस मिलेगी, मजा आ जाएगा। ठीक है, राइट? तो ये कंपोजिट प्रोसेस है, एक दूसरे के बिना नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग फोर्स। मैनेजमेंट एक बाइंडिंग फोर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के सभी एलिमेंट्स को जोड़ देता है। एम्प्लॉय को जोड़ देता है, प्लान को जोड़ देता है, टॉप मैनेजमेंट को जोड़ देता है, कस्टमर को जोड़ देता है। ये मैं बताना चाहूंगा इंटरनल मार्केटिंग ट्रायंगल से। सुनो भाई, ट्रायंगल बहुत बना रहा हूं नहीं मैं। यहां पे हो गई कंपनी, यहां पे हो गया कस्टमर जो कष्टों से मर रहा है, माफी चाहूंगा कष्टों से नहीं मर रहा है, कुछ तो समस्या है, सुनिए। और यहां पर है एम्प्लॉइज। ठीक है, अब कंपनी कस्टमर से प्रॉमिस करती है कि हम आपको बेस्ट मोबाइल फोन बेचेंगे। ठीक है, बेस्ट क्या बेचेंगे? मोबाइल। और कंपनी इस प्रॉमिस को, जो उसने प्रॉमिस किया है, उसको फुलफिल करने के लिए ट्रेन करती है एम्प्लॉय को, और ये एम्प्लॉय आपको डिलीवर करता है। ठीक है, अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि यहां पर क्या है, एक अच्छा मैनेजमेंट है। आर यू गाइस गेटिंग इट? सो मैनेजमेंट एक कोऑर्डिनेटिंग फोर्स है जो सभी एक्टिविटीज को एक साथ जोड़ देता है। ये गोल ओरिएंटेड होता है। मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। एम होता है कि मैनेज क्यों कर रहे हैं हम, क्यों पड़ रही है जरूरत मैनेज करने की। मान लेते हैं मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है खर्च करने के लिए, तो मेरे को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पैसे को, जितना छापूं उतना बन जाएगा। मेरे पास पारस पत्थर कल मुझे मिल जाए, अब जिस चीज़ को उस पत्थर को छुआऊँ सोने का हो जाएगा, तो फिर तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो हमें चीज़ों को रिजल्ट करना पड़ता है, जो हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट निकलेगा तो हम और प्रॉफिट कमा पाएंगे। इसीलिए मैनेजमेंट हमेशा कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल कर लाएगा और वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मैनेजमेंट सही रहा तो क्रिएटिव ऑर्गन है ये, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ तो नया लेकर आता है आपका मैनेजमेंट, राइट? नए तरीके निकाल कर ले आता है, नई स्ट्रैटेजीज, प्रोसेसेस, जिससे हमारा मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट ज़्यादा अच्छे से होना शुरू हो जाए। ऑल्दो मैनेजमेंट ड्राइव्स सॉल्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, एट द सेम टाइम इट वर्क्स टुवर्ड्स री-इन्वेंटिंग और कंसीविंग न्यू सॉल्यूशंस। ओके, राइट? सो ये एक क्रिएटिव ऑर्गन है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए नए प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट। So guys, this is all for today's session. We will continue the class in the very next session where we will talk about the approaches to management thought. So guys, that's all for today's session. See you in the very next session. Till then, take care of yourself.